कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, आप लोग मेरी आवाज़ से समझ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग समझेंगे। जब तक तबीयत ठीक नहीं होगी तब तक अगला पार्ट नहीं आएगा। ये पहले का आवाज़ था, इसलिए आज का पार्ट डाल दिया। जूही राहुल से विक्रम की हालत बताकर रो पड़ी। देखो, वो कोई पत्थर दिल नहीं है, तुम्हें दोबारा से उसे जीतना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, राहुल बोला। और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, राज अपना काम करते करते बोला। हाँ, हम दोनों ही तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें हमारी फुल हेल्प मिलेगी, राहुल बोला। सच कहूँ तो मैं भी उसे चाहने लगी थी फिर से, पर मन में थोड़ी सी झिझक थी। अब सारी झिझक दूर हो गई है। आप लोगों का साथ है तो सब अच्छा होगा, जूही बोली। सुनो, तुम्हें चीफ ने यानी तुम्हारे पापा ने हमारे पास भेजा है कंपनी का कामकाज सीखने के लिए। तुम राज की असिस्टेंट हो, तुम राज से काम समझ लेना। ओके सर, ये काम मैं कर सकती हूँ, आप निश्चिंत रहें। बाकी विक्रम ने मेरे लिए जितना करना था कर लिया, अब मेरी बारी है उसे कहने की कि तुम मेरे हो, जूही बोली। वेरी गुड, यही कॉन्फिडेंस चाहिए था हमें। मुझसे अपने बेटे का दर्द नहीं देखा जाता। बेशक ऊपर से वो कहता है कि उसे तुम्हारी फिक्र नहीं है, लेकिन सच में वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। मुझे उसकी खुशी चाहिए। मैं उसके चेहरे पर पहले जैसी खुशी देखना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगी सर, जूही बोली। राज, यहाँ आओ। ये लो, तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा होता है, तो ये लो नई असिस्टेंट। ये तुम्हारे काम में तुम्हारी हेल्प करेगी, राहुल बोला। थैंक यू मुझ पर मेहरबानी के लिए, लेकिन ये बैठेगी कहाँ, राज बोला। तुम्हारे केबिन में, और कहाँ, तुम तो सारा दिन मेरे पास बैठते हो, राहुल बोला। राज ने उसे गुस्से से देखा। जूही उन्हें ऐसे देखकर मुस्कुरा दी। विक्रम ललित के साथ काम की फाइल्स देख रहा था। उसे राहुल का फ़ोन आया। हेलो, मैं कुछ फाइल्स भेज रहा हूँ, चेक करके बताना। कुछ देर में दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने कम इन कहकर बुलाया। दरवाज़ा खुला तो विक्रम बोला, आइए अंकल जी, लाइए, क्या लाए हैं। लेकिन जैसे ही उसने मुंह ऊपर किया तो वो जूही को देखकर हैरान रह गया। गुड इवनिंग सर, मैं असिस्टेंट टू असिस्टेंट चेयरमैन, मतलब मैं राज सर की असिस्टेंट, जूही बोली। ये कब हुआ, विक्रम ने ललित से पूछा। मुझे नहीं पता, ललित बोला। हाँ जी, फाइल्स लाइए, विक्रम उसी अकड़ से बोला। उसने फाइल्स खोल कर देखी। जूही सबके सामने बैठी उसे एकटक देखे जा रही थी। विक्रम ने चेयर घुमाकर जूही की तरफ पीठ कर दी। जूही विक्रम के पीछे लगी अलमीरा के शीशे में उसे देखने लगी। विक्रम की नज़र सामने पड़ी तो वो फिर जूही की तरफ घूम गया। उसने सारी फाइल देख ली। आखिरी पेज पर लिखा था, इसे चीफ की सिफारिश पर रखा है, सो ट्रीट हर वेल। मेरी नज़र तुम पर है। वो चिट पढ़कर उसके सामने कैमरे को देखा और मुस्कुरा दिया। सिफारिश माई फुट, ऐसे कह रहे हैं कि जैसे मैं भी नया हूँ। जनाब, बचपन से जानता हूँ आपको। आपकी डिक्शनरी में सिफारिश नाम का शब्द है ही नहीं। ये सोचते ही एक शरारत भरी स्माइल उसके चेहरे पर फैल गई। जूही उसकी तरफ देख रही थी, वो उसकी स्माइल पर फिदा हो गई। हाय, क्या स्माइल करता है, कितना हैंडसम लगता है स्माइल करते हुए। जूही सोचने लगी कि इसी स्माइल के कारण वो इससे प्यार करने लगी होगी। विक्रम खड़ा होकर कैमरे की तरफ देखते हुए ललित से बोला, ललित मैडम का खास ध्यान रखो, इन्हें चाय पानी पिलाओ, ये राज सर की असिस्टेंट है, कोई कमी न रहे, कहकर वो बाहर निकल गया। जूही उसकी तरफ देखती ही रह गई। वो उसके पीछे भागी। वो लिफ्ट में जाने वाला था, वो भी भागकर उसके साथ अंदर चली गई। लिफ्ट में दोनों अकेले थे। जूही विक्रम की तरफ देखती रही, पर विक्रम ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो चुपचाप खड़ा रहा, मानो जूही कोई अजनबी हो। वो निचली फ्लोर पर उतरा। जूही भी पीछे पीछे चल दी। विक्रम बाहर आया, वो भी बाहर आ गई। विक्रम जब भी बाहर आता था, ललित रिसेप्शन पर फ़ोन कर देता था। उसकी कार अपने आप गेट पर ले आते थे। वो कार में बैठ गया। उसने डोर लॉक कर दिए। जूही बाहर ही रह गई और विक्रम वहाँ से चला गया। जूही बेचारी सी अपना मुंह लेकर वापस उसके ऑफिस में आ गई। उसने फाइल ली और राहुल के ऑफिस चली गई। राहुल बोला, गुड, पहली बार के लिए कॉफ़ी है। राहुल बोला, गुड, पहली बार के लिए काफ़ी है, लेकिन सर मैं हार नहीं मानूंगी, जूही बोली। वो भी अपने घर आ गई। वो लेटकर सोच रही थी कि कैसे वो विक्रम का विश्वास दोबारा हासिल कर सके।
उसने तय कर लिया था कि वो विक्रम को अपना बनाकर छोड़ेगी। विक्रम ने घर आकर सिया को सारा किस्सा सुनाया। माँ, वो लड़की तो अच्छी थी, मुझे पसंद भी आ गई थी, पर वो किसी और को पसंद करती थी। पर किस्मत देखिए, जिसे वो पसंद करती थी उसकी डेथ हो गई थी और एक इत्तेफाक ये हुआ, वो सुशील के डिपार्टमेंट में काम करता था। अनिका वहाँ उसके बारे में पता करने गई थी तो उस पर सुशील का दिल आ गया। मैंने सुशील को वहाँ बुलाकर उससे मिला दिया। अब आगे उनकी किस्मत। चलो, कहते हैं ना कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, शायद इसमें भी कोई भला ही होगा। तेरे पापा कहाँ रह गए, आए नहीं अभी तक? सिया बोली। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। क्या बात है, मुझे याद कर रही थी? आज अपना लाडला भी जल्दी आ गया, डरपोक है, आकर माँ की गोद में छिप गया। राहुल बोला। क्यों खुद को गाली दे रहे हैं आप? अगर मुझे डरपोक कहोगे तो इसमें आप भी कमज़ोर होते हो। विक्रम बोला। यार कमाल है, तू उस लड़की से डर कर भाग आया, अब मुझे डरपोक बोल रहा है। नाक कटा दी तूने मेरी। तुझे पता है मैं तेरी माँ के पीछे उसके गांव तक चला गया था, तेरी तरह पीठ नहीं दिखाई थी। राहुल बोला। मैं कौन सा उससे डर कर भागा हूँ? टाइम हो गया था तो घर तो आना ही था, बाकी माँ को वो अनिका वाली बात बतानी थी। विक्रम बोला। अनिका वाली बात तो बता दी, वो जूही वाली नहीं बतानी क्या? राहुल बोला। माँ, बहुत भूख लगी है, चलो अब तो पापा भी आ गए, खाना लगवाओ। विक्रम बच्चों की तरह बोला। सिया उसी वक्त किचन की तरफ चल दी। उसे पता था कि जूही की क्या बात है, ये राहुल उसे बता ही देगा। और ये बात विक्रम को भी पता है। सिया जानती है कि उसने ये बात इसलिए काटी है ताकि उसके सामने राहुल ये बात ना बताए। उसने अपने बेटे की बात का मान रखा और राहुल की बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि विक्रम ने आज बहुत दिनों बाद खाना मांगा था। जब से वो पुणे से आया था उसकी तो भूख ही मर गई थी। सब बैठकर खाना खाने लगे। विक्रम ने आज पेट भरकर खाना खाया। राहुल, सिया उसे देखकर मन में खुश हो रहे थे और उसे और खाना दिए जा रहे थे। विक्रम खाकर उठ गया। वो दोनों उसे देखते रहे और अपना खाना भूल गए। उसके जाने के बाद सिया बोली। जूही वापस आ गई क्या? तो इसने तुम्हें बता दिया? राहुल ने पूछा। नहीं, इसने नहीं बताया, इसकी भूख ने बता दिया। जब से पुणे से वापस आया है आज भरपेट खाना खाया है इसने। माँ हूँ, वो कुछ भी ना बताए तो भी समझती हूँ उसे। सिया बोली। हाँ, जूही आई थी, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो अब उसे पाना चाहती है। अब देखते हैं ये कब तक मानता है। राहुल बोला। अगले दिन विक्रम रोज की तरह तैयार होकर ऑफिस आया। जब वो अपने कमरे में आया तो टेबल पर लाल गुलाबों का बुके पड़ा था। विक्रम ने ललित की तरफ देखा तो वो बोला। जूही आई थी, वही रख गई होगी, मैं तो अभी आया हूँ। विक्रम बोला। इन्हें जूही को दे आओ, कह देना कि मुझे लाल गुलाब पसंद नहीं। ललित फूल लेकर जूही के पास गया और बोला। जूही, ये विक्रम ने वापस भेजे हैं, वो कहता है कि उसे लाल गुलाब नहीं पसंद। जूही ने फूल लेकर कहा। पर मुझे पसंद है। विक्रम से फूलों के लिए थैंक यू कहना। ये तुमने नहीं भेजे तो फिर किसने भेजे? ललित ने पूछा। मुझे क्या लेना देना कि किसने भेजे, मुझे तो विक्रम ने दिया है। मैं तो अपने फ्रेंड्स को ये फ़ोटो भेजने लगी हूँ, खासकर सीमा को। उसने ललित के साथ फ़ोटो खींची और लिखा, देखो मुझे कितना बड़ा बुके मिला है। तुमने ये क्या किया? सीमा को क्यों भेजा? अब मैं दोनों तरफ से फंसा। वो मुझे भी कहेगी कि मैंने उसे तो दिया नहीं, तुम्हें कैसे दिया? ललित बोला। सच कह देना कि मेरे लिए विक्रम ने भेजा है। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? सीमा तो छोड़ भी देगी पर विक्रम तो कभी नहीं छोड़ेगा। ललित बोला। वो वहाँ से वापस विक्रम के पास आ गया। वो बोला। जूही कह रही थी कि उसने वो बुके नहीं भेजा था, उसने मेरे और बुके के साथ सेल्फी खींचकर सीमा को डाल दी। अब मेरे लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी। ललित बोला। इसमें तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है? ये लो, बुक करो और भेज दो सीमा को। विक्रम ने फ़ोन से ऑनलाइन बुके ऑर्डर करने की ऐप दिखाकर कहा। ओह वाह, सच में तुम जैसे दोस्त का कुछ तो फ़ायदा हुआ, कहकर उसने फ़ोन लेकर बुके बुक कर दिया। लेकिन वो किसने भेजा? विक्रम ने कहा और कुछ सोचकर हंसने लगा। जूही ने विक्रम को मैसेज किया। थैंक यू फॉर बुके, आई एम सॉरी, आई लव यू। विक्रम ने मैसेज देखकर कोई रिप्लाई नहीं किया। जूही हर आधे घंटे बाद वही मैसेज भेज देती थी, लेकिन विक्रम ने 2 बार देखकर फिर देखना ही छोड़ दिया। अब जूही नहीं हटी तो विक्रम ने उसे ब्लॉक ही कर दिया। जूही को दुख लगा, पर फिर वो उठी और विक्रम के रूम की तरफ चल दी।
वो रूम में आई तो वहाँ कोई था ही नहीं। जूही को ये अजीब लगा, पर उसे ये तो पता नहीं था कि विक्रम अपने रूम में बैठे बैठे पूरी कंपनी को देख सकता था, अपने पापा राहुल की तरह। उसने देखा कि जूही उठकर चलने लगी। वो उसी वक्त निकल गया। जूही नीचे उनके कमरे में आई और वो ऊपर राहुल के पास पहुंच गया। विक्रम कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, पापा, माँ को पता है आजकल आप औरों के लिए बुके भेजने लगे हैं, वो भी लाल गुलाब। बता दो, पर तू कुछ जानता ही नहीं और चोर के पास ही चोरी की शिकायत करोगे। राहुल विक्रम के स्टाइल में बोला। राज बैठा दोनों की बातें सुन रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब विक्रम बोला तो वो विक्रम की तरफ देख रहा था। जब राहुल बोला तो वो राहुल की तरफ देखने लगा। वो दोबारा विक्रम की तरफ देखने लगा कि देखे शायद अब कुछ समझ आ जाए। क्या आप तो कमाल करते हैं माँ, ऐसा कैसे कर सकती है? उन्हें भी अपने साथ मिला लिया। लेकिन आपको पता नहीं कि उसने मुझे क्या क्या कहा। वो मुझे कुछ भी कह देती, पर उसने आपकी परवरिश पर उंगली उठाई। अब नहीं, कोई भी लड़की चलेगी, पर ये नहीं, विक्रम बोला। निशा चलेगी, राज से बात करूं? राहुल उसके पास आकर धीरे से बोला। विक्रम ने राहुल की तरफ देखा और मुंह बनाकर ना में सिर हिला दिया। राहुल बोला, फिर ठीक है, आपके पास यही दो ऑप्शन है, जूही या फिर राज से बात करूं। अब तुम्हारी मर्जी। विक्रम वहां से निकल आया। उसने देखा तो उसके ऑफिस में कोई नहीं था। वो ऑफिस में वापस आ गया। जैसे ही वो अंदर आकर बैठा, उसे पीछे से किसी ने गले लगा लिया। विक्रम एकदम से चौंक कर मुड़ा। वो जूही को देखकर हैरान रह गया। ये सब क्या है? छोड़ो मुझे, किसी लड़की को ये सब शोभा नहीं देता। वापस अपने रूम में जाओ, विक्रम गुस्से से बोला। उसे सच में जूही का उसे गले लगाना अच्छा नहीं लगा। वो नहीं चाहता था कि जूही को जब तक याद नहीं आता वो उसके साथ ऐसा कुछ करे, पर जूही नहीं मानी। उसने विक्रम को नहीं छोड़ा। उल्टा उसने आगे को झुककर उसके होठों पर किस कर दी। विक्रम ने उसे पकड़कर घुमाकर खुद से अलग किया और बोला, मुझे नफरत है तुम जैसी लड़कियों से, जो पैसे की खातिर किसी भी आदमी को गले लगा लेती हैं, चूम लेती हैं। बस उस आदमी के पास पैसा होना चाहिए। तुमसे अच्छी तो वेश्या होती है, कम से कम वो बताकर और मांग कर पैसे लेती है, तुम्हारी तरह धोखे से नहीं। जूही जहाँ खड़ी थी वहीं जम गई। इसने ये क्या कह दिया? ये मेरे बारे में ये सब कैसे कह सकता है? तो वो गुस्से से बोली, विक्रम, किसी लड़की को ये बात कहने से पहले सोच लेना चाहिए कि सामने कौन है। अगर तुम भूल गए हो तो तुम्हें याद दिला दूँ, इसी जगह हमने पहले भी किस किया था। तुम अपने ही प्यार को गाली कैसे दे सकते हो? तुम्हें इतना गुस्सा आया कि तुमने मुझे बाजारू औरत से भी घटिया बताया, तो ये गाली मुझे नहीं तुम्हें लगी है कि तुमने इतनी घटिया लड़की से प्यार किया है? विक्रम एकदम से बोला, तुम्हें सब याद आ गया? नहीं, याद नहीं आया है, पर कुछ वीडियोस देखे थे जिसमें हम यहाँ किस कर रहे थे। उससे सारी सच्चाई दिखाई दे रही थी कि हम एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। जूही बोली। जूही, मैंने जो भी कहा उसे सुनकर तुम्हें बुरा लगा होगा, पर यह सब मैंने जानबूझकर कहा। अब तुम्हें एहसास हुआ तुम्हारी बातें मुझे कितनी बुरी लगी होंगी। तुमने बिना सोचे समझे मुझ पर भी कितने इल्ज़ाम लगाए थे। अब पता चला, जब अपना कोई जिसे तुम जान से ज़्यादा चाहते हो वो तुम्हें ऐसे शब्दों को कहे तो कैसा लगता है? विक्रम बोला। मैं उस दिन से माफ़ी मांग तो रही हूँ। अगर अब तुम्हें शांति मिल गई होगी तो क्या अब तुम मुझे माफ़ कर दोगे? जूही बोली। तुम्हें शायद याद नहीं, तुमने यही बातें मुझे पहले भी सुनाई थी जब मैंने तुम्हें किस किया था। फिर जब तुम मुझे मनाने आई तो तुमने मुझे किस किया और बोली कि अब हम बराबर हो गए, इसलिए आज मैं कहता हूँ अब हम बराबर हो गए, तुम मुझे माफ़ कर दो। उसने कान पकड़ कर कहा। जूही भागकर उसके गले लग गई। विक्रम ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। विक्रम ने सामने कैमरे को देखकर आंख मारी। राहुल ये सब लाइव देख रहा था। वो भी खुश हो गया। जब विक्रम ने आंख मारी तो राहुल मुस्कुराया और उसने स्क्रीन ऑफ कर दिया। वो राज से बोला, राज, आज जाकर रीत और आदित्य आने वाले हैं, उन्हें एयरपोर्ट से ले आना। ओके कहकर राज एयरपोर्ट की तरफ चल दिया। सिया पहले ही घर आ गई थी। राहुल ने विक्रम को मैसेज किया, रीत और आदित्य घर आने वाले हैं, घर चलो, माँ वेट कर रही है, जूही को भी ले चलो। विक्रम के फ़ोन पर मैसेज आया। उसने खोल कर देखा और मुस्कुरा दिया। उसने जूही से कहा, आज मेरी बुआ आ रही है मुंबई से, मुझे अब घर जाना है, चलो मेरे साथ। ओबराय मेंशन। सिया की अगुवाई में बटलर ने शेफ से कहकर सबकी पसंद पसंद का कुछ न कुछ बनवाया। वो सबका वेट कर रही थी। राहुल सबसे पहले आया। उसने आकर सिया को गले लगाकर कहा,
तुम्हें एक और खुशखबरी देनी है, लेकिन सरप्राइज है, कुछ देर में तुम्हें पता लग जाएगा। सिया ने उसके कपड़े बदलने को कहा। इतने में विक्रम आ गया, वो भी जूही के साथ। सिया उन्हें देखकर खुश हो गई। उसने पहले विक्रम को गले लगाया, फिर जूही को। वो बोली, अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ओके? जी मम्मा, अब हम नहीं लड़ेंगे। क्यों जूही? विक्रम बोला। हाँ जी आंटी जी, जूही बोली। फिर जूही सिया के साथ बैठ गई और विक्रम कपड़े बदलने चला गया। सिया ने जूही को रीत से अपने रिश्ते के बारे में बताया। जूही सुनकर हैरान रह गई कि आज के ज़माने में मुंह बोली बहन को सगी बहन से ज़्यादा मान दिया जाता है। जूही को अब एहसास हुआ कि विक्रम उससे इसलिए नाराज़ हुआ था क्योंकि उसने उसकी परवरिश को गाली दी थी। वो अपने मम्मी पापा को बहुत चाहता है। ये सभी रिश्तों की कितनी कद्र करते हैं। राहुल, विक्रम दोनों भी आकर सिया और जूही के साथ बैठकर रीत का वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। बटनर ने गेट खोला तो सामने एक 16 साल का लड़का खड़ा था। वो भागता हुआ राहुल के पास आया। मामा जी, मैं आ गया। उसने राहुल को गले लगा लिया। राहुल के बाद वो सिया से मिला और उसे गले लग गया। आई मिस यू मामी कहकर उसने सिया को गाल पर किस किया। राहुल ने उसे आंखें दिखाई। विक्रम उसे देखते ही बोला, भाई ये कौन है? हमारा वो गोलू मोलू शान कहाँ है? विक्रम भैया, मैं शान हूँ, मैंने डाइटिंग करके ये फिगर बनाई है, शान बड़े शान से बोला। तभी अंदर एक 10-12 साल की लड़की के साथ रीत और आदित्य आया। आदित्य ने सबसे हाथ मिलाया। रीत जाकर सिया के गले मिली, फिर वो राहुल से गले मिली। राहुल ने उसके सर पर हाथ रखकर प्यार दिया। फिर वो विक्रम से मिली और बोली, अरे विक्की, तू क्यों इतना कमज़ोर हो गया है? कहीं दिल वगैरह लगा बैठा क्या? बुआ, सच में दिल ही लगा बैठा, और इस बीमारी की डॉक्टर भी यही है। ये है जूही, मेरी गर्लफ्रेंड है। विक्रम बोला। रीत ने जूही को प्यार दिया, फिर आदित्य ने भी दोनों को प्यार दिया। अरे रीत, ये रिद्धिमा है ना? कितनी बड़ी हो गई, पहचानी नहीं जा रही? सिया ने रीत के साथ खड़ी लड़की को देखकर कहा। रिद्धिमा ने सबको हाथ जोड़कर नमस्ते किया। रीत बोली, जी भाभी जी, ये रिद्धिमा है। ये बोलती थोड़ा कम है। बेटा, ये मामा जी हैं, ये मामी जी और ये विक्की भैया हैं। उसने सबकी तरफ इशारा करते हुए कहा। विक्रम ने जूही को भी सबसे मिलवाया। जूही के लिए ये रिश्ते नए थे। वो बहुत खुश थी। शान और रिद्धिमा दोनों को जूही ज़्यादा पसंद आई। दोनों जूही के पास बैठने को लड़ रहे थे। सब खाना खाने बैठे तो जूही के एक साइड रिद्धिमा बैठ गई, दूसरी साइड विक्रम बैठने लगा तो शान उसे उठाकर खुद बैठ गया। विक्रम खड़ा देखते रह गया, फिर वो शान के बगल में बैठ गया। आदित्य देखकर हंस पड़ा। विक्की बोला, इसे कहते हैं कर्मा। तुम्हें याद नहीं, जब तुम छोटे थे तो तुम्हें रीत बहुत पसंद थी और तुम भी इनकी तरह उसके पास ही बैठते थे। जब देखो तुम मुझे धकेल कर खुद उसके पास बैठ जाते। तू तो सोता भी रीत के साथ था, क्यों राहुल? हाँ आदि, ठीक कह रहा है विक्की, तू ऐसा ही था। जब भी हम इनके घर जाते तू रीत के पीछे ही पड़ा रहता था। जहाँ वो जाती थी उसके साथ ही जाता। जूही, पता है, अगर इसका बस चलता तो ये रीत और आदि की शादी भी नहीं होने देता। शादी पर यह कहता था कि रीत बुआ मेरी दुल्हन है, उनकी शादी मुझसे ही होगी। कहकर राहुल हंस पड़ा। सभी हंस दिए। तो इसमें क्या बुरा है? सबसे खूबसूरत लड़की चुनी थी मैंने। मुझे क्या पता था कि बुआ कौन होती है? और वैसे भी दिल आने की बात होती है, उम्र का क्या है? मुझे ये अच्छी लगी, वो है ही इतनी सुंदर। क्यों आदि अंकल, है ना? विक्रम बोला। वो तो है ही, मेरी रीत सबसे सुंदर है, आदित्य बोला। सच ही था, 2 बच्चों के बाद आज भी रीत उतनी ही सुंदर थी। वो और उसकी बेटी एक जैसी लगती थी और शान आदित्य जैसा। आदित्य वैसा ही हैंडसम था, बस उसके बाल की अगली सफ़ेद लट ने उसे और भी हैंडसम बना दिया था। ठीक है, ऐसा है तो मुझे भी जूही से शादी करनी है। हम तो एक जितने ही हैं, हमारी उम्र में कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं है, शान बोला। विक्रम ने उसके पीठ पर मारते हुए कहा, तू पहले अपनी 10th तो कर ले, शादी के बारे में बाद में सोचना। तुमने दिल्ली देखी है? तुम लोगों को कल घुमा कर लाऊंगा। हम आज ही जाएंगे, रिद्धिमा बोली। आज तुम लोग थक गए होंगे, कल चलेंगे, विक्रम बोला। नहीं, हमें आज ही जाना है, शान बोला। चलो ठीक है, पहले खाना खाओ फिर चलते हैं, राहुल बोला। बच्चे खुश हो गए। वो लोग खाना खाने लगे। वाह मामी, आपको पता था मुझे आपके हाथ के राजमा पसंद है और शाही पनीर भी। वाह, मज़ा आ गया।
सब खाना खाने के बाद दिल्ली की सैर पर निकले। बच्चे विक्रम और जूही के साथ थे और रीत, आदित्य, सिया और राहुल दूसरी कार में। सब जंतर मंतर गए। जब वो अंदर आए तो लोग जंतर मंतर छोड़कर उनकी तरफ देखने लगे। इतने सारे हैंडसम आदमी और खूबसूरत लेडीज उन्होंने कभी देखे नहीं थे, पर उन्हें अजीब नहीं लगता था। उनके साथ अक्सर ऐसा ही होता था। जब भी वो बाहर निकलते तो लोग ऐसे ही पीछे मुड़ मुड़ कर उन्हें देखते थे। घूमने के बाद विक्रम ने उसे छोड़ने जाना था तो उसने बच्चों को पापा की कार में बैठने को कहा, लेकिन वो कहते कि हमें भी जूही का घर देखना है। फिर वो सब उसे घर छोड़ने चल दिए। शान और रिद्धिमा बाहर के नज़ारे देख रहे थे। मुंबई में इतना खुली जगह नहीं थी, सो उन्हें ये दूर तक फैले हरे हरे मैदान अच्छे लग रहे थे। फिर वो पुरानी हवेली देखकर वो चीखें मारने लगे। वो अंदर आकर बहुत ही खुश हुए। वो एक एक चीज़ को हाथ लगाकर देख रहे थे। सीमा, दादी, ममता और सारे बच्चे उन्हें मिलने आए। वो लोग उनके साथ देर तक खेलते रहे। शान को चिंटू ने अपनी ड्राइंग्स दिखाई, फिर केसू ने गाना सुनाया। सबने खूब मस्ती की। उन्होंने रात का खाना भी वहीं खाया। विक्रम ने उन्हें वापस चलने को कहा तो शान और रिद्धिमा कहते हैं कि हमें यहीं रहना है। तो दादी ने कहा, विक्रम बेटा, बच्चे इतना कह रहे हैं तो रुक जाओ, बहुत कमरे हैं, मैं इंतज़ाम करा देती हूँ। या दादी सबसे अच्छी हैं, विक्रम भैया मान जाओ ना, शान बोला। अच्छा ठीक है, रुक जाओ, मैं मम्मी पापा को बता देता हूँ, विक्रम बोला। सब बच्चे खुशी से नाचने लगे। सभी उछल कूद कर रहे थे। सीमा को विक्रम और जूही के बारे में पता लग गया था। उसने टाइम मिलते ही जूही से पूछा, तुम्हें माफ़ कर दिया विक्रम सर ने? मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, तुम्हारा प्यार फिर जीत गया। जूही ने सीमा को सारी बात बताई। सीमा भी हैरान हो गई। वो बोली, विक्रम सर अच्छे हैं तो उनके पेरेंट्स और भी अच्छे हैं। जूही, तू बहुत किस्मत वाली है जो विक्रम सर तुझे मिले। तू कौन सी कम लकी है, तुझे भी तो ललित सर जैसा मिला है। भगवान अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही करता है, जूही बोली। विक्रम रिद्धिमा और शान के साथ था। उसे डर था कि कहीं बच्चे चोट ना खा लें। उन्होंने बाकी बच्चों के साथ आधी रात तक मौज मस्ती की। वो हर तरह की गेम्स खेले, फिर थक कर सो गए। शान, विक्रम और रिद्धिमा जूही के साथ सो गई। विक्रम फ़ोन चेक कर रहा था। उसने जूही को मैसेज किया, सो गई क्या? नहीं अभी नहीं, जूही बोली। आज बहुत कुछ हुआ है ना, आज का दिन हमेशा याद रखूँगा, विक्रम बोला। मैं भी आज का दिन हमेशा याद रखूँगी, जूही। चलो सो जाओ, सुबह जल्दी घर जाना है, गुड नाइट, विक्रम बोला। ओके गुड नाइट, जूही बोली। दोनों सो गए। सुबह विक्रम और जूही तो सुबह जल्दी उठ गए, पर बच्चे अभी उठे नहीं थे। विक्रम बच्चों के उठने का वेट कर रहा था। जूही उसके लिए कॉफ़ी लेकर आई। उसने कहा, आप भी और सो लेते। जिसके इश्क में हमने चैन खोया, नींद खोई, ये जान भी खो देते। जिसे देखने को जल्दी उठे हम, वही कहते हैं आप और सो लेते। विक्रम ने अपने स्टाइल में शायरी की। जूही बोली, वाह वाह क्या बात है, तो ये हुनर भी है आप में, बहुत ही बढ़िया। मैंने तो इसलिए कहा कि बच्चों को साथ लेकर जाना है, तो जब वो सो रहे हैं तो आप भी सो जाइए। सच कहूँ रात भर नींद नहीं आई, तुम याद आती रही। सच कहता हूँ इस बार मैंने मन बना लिया था। ये मेरी किस्मत थी कि अनिका किसी और को चाहती थी, नहीं तो माँ की खुशी के लिए मैं उससे शादी कर लेता। पर भगवान को ये मंजूर ही नहीं था, इसलिए उसने तुम्हें पापा के पास भेज दिया। कहकर विक्रम ने जूही को गले लगा लिया। वो उसे किस करने वाला था कि शान बोल पड़ा, बच्चों के सामने ये सब नहीं करते, मामा जी ने सिखाया नहीं। ओ तेरी, अगर तू जाग गया था तो बता तो सकता था, विक्रम बोला। जूही शर्मा कर भाग गई। विक्रम ने पीछे से जूही को कहा, अगर रिद्धिमा उठ गई तो उसे तैयार कर देना। ओबराय मेंशन सब नाश्ता कर रहे थे। आदित्य बोला, ये जूही अच्छी लड़की लगती है। हाँ बहुत अच्छी है, विक्रम की पसंद आम नहीं हो सकती, वो उसे बहुत प्यार करता है। ट्रिप से वापस आकर उनकी शादी करा देंगे, राहुल बोला। हाँ यही ठीक होगा, हर बार लड़ पड़ते हैं। अच्छा आदित्य, तुम्हारी बहन अंजू ठीक है? बेटा कैसा है उसका? सिया बोली। हाँ जी वो बिल्कुल ठीक है, उसका बेटा भी ठीक है, 8th में है। दीपक तो पहले ही की तरह बिजी रहता है, बस एक बात की खुशी है कि वो अंजू दी को बहुत खुश रखता है, आदित्य बोला। और सुना अपने वरुण और महेश का क्या हाल है, उनके बच्चे कितने हैं? राज ने पूछा।
तुझे जानने की क्या ज़रूरत पड़ गई यार, तुम कौन सा दोबारा आए हो वहाँ? वैसे सब मौज में है। महेश और रश्मि की एक बेटी है और वरुण के 2 लड़कियां हैं, आदित्य बोला। यार मुझे दोष मत दे, सारा कसूर राहुल का है। इसने मुझे इतना बिजी रखा है कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती। बाकी ये अरुण के साथ ठीक हुआ, साला बड़ा फ्लर्ट करता था लड़कियों से, अब भगवान ने 2 लड़कियां दे दी, अब पता चलेगा, राज हंसते हुए बोला। राहुल ने उसे घूर कर देखा, उसने मुंह फेर लिया। पता तो चल ही गया है उसे, अब कोई लड़का अपनी बेटियों के नज़दीक भी देखता है तो शक करता है। वो कहकर आदित्य भी हंस दिया, बाकी सब भी हंस दिए। विक्रम बच्चों के साथ आ गया। रिद्धिमा आकर रीत के गले लग गई और बोली, मुझे और सोना है मम्मी। अच्छा ठीक है, जाओ सो जाओ, बटलर इसे ऊपर कमरा दिखा दो, सिया बोली। और तुम तो अच्छी नींद सोए लगते हो, आदित्य ने शान से पूछा। नींद तो बहुत अच्छी आई, पर सुबह सुबह एक बुरे सपने ने आंखें खोल दी। उसमें एक एलियन एक प्रिंसेस को पकड़े हुए था। मैं उसे मारने ही वाला था कि आंख खुल गई। वो नीली आंखों वाला एलियन था। शान ने विक्रम की तरफ देखते हुए कहा। विक्रम बोला, अच्छा यहाँ एलियन नहीं होते, जाओ कपड़े चेंज कर लो, मैं भी चेंज करके आता हूँ। सारे ट्रिप के लिए सामान की बात कर रहे थे। रीत बोली, भाभी जी मैंने तो आदित्य जी के कहने पर कपड़े रखे हैं, मुझे पता नहीं कि वहाँ ठंड होगी या गर्मी। सिया बोली, वहाँ ठंड होती है, सारे गर्म कपड़े रखना, बच्चों के लिए भी रख लेना, बाकी कुछ भी रह गया तो वहाँ ले लेंगे, प्रीत भी चलेगी अपने साथ। चलो अच्छा है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना अच्छा। क्या निशा भी जा रही है? रीत ने पूछा। नहीं, निशा नहीं जाएगी, उसे यहीं छोड़कर जा रहे हैं। हमने राज और प्रीत को समझाया है कि इसे खुद से कुछ करने दो, इसलिए वो मान गए, देखते हैं क्या होता है, सिया बोली। हाँ ऐसा ही करना चाहिए, मुझे पता है कि किसी पर डिपेंड रहने से क्या होता है। मुझे भी पापा ने कभी बाहर निकलने नहीं दिया था और फिर किस्मत ने बुरे दिन दिखाकर सब सिखा दिया। मैंने तो रिद्धिमा या शान को कभी ऐसा नहीं किया, छोटे से थे तब से खुद ही स्कूल आते जाते हैं, रीत बोली। दूर बैठे राज, राहुल और आदित्य सब देख रहे थे। राज बोला, लेडीज़ की बातें भी अजीब होती है, सारा दिन खाना कपड़े या बच्चे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बेवकूफ़, लेडीज इन चीज़ों की फिक्र करती हैं, तभी तो हम मर्दों को अपने काम में ध्यान देने का टाइम मिलता है, वरना इतने बड़े बड़े बिजनेस कैसे करें। यूं ही नहीं कहते कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, राहुल बोला। सच कहा भैया, मुझे तो रीत ने कभी बच्चों की चिंता करने ही नहीं दी, घर और कंपनी सब हैंडल कर लेती है। मैं बहुत लकी हूँ जो रीत मेरी पत्नी है, आदित्य बोला। सिया तो उससे भी ग्रेट है, कोई भी औरत इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं करी जितनी सिया ने की है। वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी जब विक्की को किसी ने स्कूल में कह दिया कि हम उसके माँ बाप नहीं हैं, और ये कि अगर उनका अपना बच्चा हो गया तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। विक्की घर आकर बहुत रोया था। सिया ने मुझे बिना बताए अबॉर्शन करवा लिया था और मुझे महीनों बाद जब बताया, जब मैं उसे चेक करवाने का जोर डालने लगा। इतना बड़ा सेक्रीफाइस, वो भी मेरी बहन के बेटे के लिए, मैं उसका सारी उम्र का ऋणी हूँ, राहुल ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, आप ये मत कहिए, अगर विक्की ने सुन लिया तो उनकी सारी कुर्बानी बेकार जाएगी। सबके ट्रिप पर जाने के अगले दिन विक्रम को घर खाली खाली लग रहा था। उसने सुशील को फ़ोन किया। हाँ भाई कैसा है? ठीक है यार, क्या बात है उस दिन के बाद आज याद किया, खैरियत तो है? हाँ यार सब बढ़िया है, घर पर अकेला था तो सोचा कि क्यों ना यारों की महफिल सजा ली जाए, विक्रम बोला। ये तो बढ़िया बात है, मैं भी छुट्टी करके घर ही जा रहा था, आता हूँ अभी, सुशील बोला। विक्रम ने फिर प्रेम को फ़ोन किया, वो भी मान गया। उसने ललित को भी मैसेज कर दिया। सब दोस्त इकट्ठे हो गए। पुणे से आने के बाद आज मौका मिला था उन्हें इकट्ठे होने का। विक्रम ने सुशील से पूछा, अनिका का क्या हाल है, बात कहाँ तक पहुँची? धीरे धीरे पहुँच ही जाएंगे अंजाम तक, हम फ्रेंड्स तो बन ही गए हैं, उसे मुझसे प्यार भी हो जाएगा, सुशील बोला। विक्रम बोला, एक खुशखबरी मैं भी सुनाता हूँ, मेरी जूही से सुलह हो गई, अब हम फिर से साथ हैं। क्या यार, इतनी बड़ी खबर रब दे रहा है, उसकी याददाश्त आ गई, प्रेम ने पूछा। नहीं, लेकिन वो मुझे प्यार करने लगी, बंदा ही ऐसा हूँ, कोई इग्नोर कब तक कर सकता है, विक्रम ने स्टाइल मारते हुए कहा। चलो बढ़िया है, सुशील बोला। वो लोग अपनी बातों में ही मस्त थे कि विक्रम को निशा का फ़ोन आया। हेलो, हाँ निशा क्या हुआ? विक्की, मैं मॉल से घर आ रही हूँ, मुझे लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता ना करो, फ़ोन बंद मत करना, मैं अभी आता हूँ, विक्रम बोला। क्या हुआ, बाकियों ने पूछा।
यार वो निशा का कोई पीछा कर रहा है, देखना पड़ेगा। अंकल उसे मेरी जिम्मेवारी पर छोड़ कर गए हैं। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।